नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 16 जुलाई 2020 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत वॉरेन बफेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ मैं करना चाहूंगा। आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच। आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर ए मिनट। यहाँ पर उनका ये मानना कि वो रिच बनेंगे, वो क्या है? वो उनकी एक बिलीफ सिस्टम है। जब आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और बिलीफ सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे पहले आपको मानना पड़ता है कि आप रिच बनेंगे, या फिर आप बैंक ऑफिसर बनेंगे, या फिर आप अच्छे एक स्पोर्ट्समैन बनेंगे, अच्छे एक IAS ऑफिसर बनेंगे, या फिर IAS ऑफिसर बनेंगे, तो सबसे पहले ये मानना है। जब आप इसको मानेंगे तब मानने लगेंगे, ये आपकी आईडी का पार्ट जब बन जाएगा। कुछ दिनों पहले मैं एक स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, और उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको आपकी आईडी के ऊपर काम करना है। आपकी बिलीफ सिस्टम को जब आप चेंज करेंगे तो फिर आपकी प्रोसेस जो है वो चेंज होगी, और प्रोसेस जब चेंज होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो सोचिएगा इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो यही लग रहा है कि वॉरेन बफेट ने ये बिलीव किया। बिलीव करने के बाद उन्होंने अपनी आईडी का पार्ट बनाया। आईडी का पार्ट बनने से प्रोसेस चेंज हुई, और यही प्रोसेस से वो यहाँ तक पहुँचा है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अगर आपने ये दोनों काम कर लिए हैं देन क्या आप 3 और लोगों को बता सकते हैं स्टडी IQ के बारे में? कैन यू आस्क देम टू सब्सक्राइब आवर चैनल? आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मैं क्विकली आपको एक ब्रीफ प्रोवाइड कर देता हूँ। हुआवे के बारे में बात करेंगे, चाबार के बारे में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फिर एशिया और चाइना का रोल, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर इंडिया और EU के बारे में भी बात करने वाले हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। एक न्यूज़ आइटम भी है जो मैंने इसके साथ ऐड कर दी है। UGC और हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये लिखा है मनीष सिसोदिया साहब ने, जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और लास्ट आर्टिकल जो है ये पुलिस रिफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बात की है, और वो है पुलिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे। UK ने ये डिसीजन लिया है, UK के प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो चाइना की कंपनी है हुआवे, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हुआवे कंपनी है इसके साथ इश्यू क्या है। प्रॉब्लम ये है कि चाइना की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट की कंपनी है। आपको लगेगा कि ये गवर्नमेंट की प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इवेंचुअली अगर हम बहुत डीप रिसर्च करें तो पता चलता है कि इस कंपनी में बहुत सारा फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी जो खतरनाक बात है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपके सामने ये पॉइंट रखना चाहूँगा, क्योंकि इस पॉइंट के बिना ये पूरा जो चाइनीज़ ऐप को बैन करना, या फिर हुआवे को बैन करना, या फिर ZTE, अलीबाबा, व्हाटएवर जो भी कंपनीज हैं चाइना के जिनको बैन करने की बात आ रही है या फिर बैन किया गया है, तो एक चीज़ हमें समझनी है, वो ये है कि चाइना जो है उनका एक कानून है कि चाइना की जो कंपनीज़ हैं, ये कंपनीज़ अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। कभी भी अगर गवर्नमेंट को उनसे कुछ भी चाहिए, लेट्स से हुआवे की बात करें तो मान लेते हैं कि हुआवे ने ब्रिटेन में पूरा जो 5G नेटवर्क है वो हुआवे के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। कल UK और चाइना के बीच में कुछ इश्यू हो जाए, बहुत बड़ा इश्यू हो जाए, तो चाइना की सरकार जो है वो हुआवे को ये आदेश दे सकती है कि आप उनका पूरा 5G नेटवर्क जो है वो बंद कर दीजिए, अभी के अभी बंद कर दीजिए, और हुआवे को ये करना भी पड़ेगा। तो आप सोचिए कि एक ही सेकंड में चाइना कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन जो है वो क्रिएट कर सकता है। बोरिस जॉनसन ने ये डिसाइड किया है कि 2021 के स्टार्टिंग से पहले ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो हुआवे के गेयर्स जो हैं वो नहीं खरीद पाएगी। दूसरी चीज़, एक डेडलाइन भी दी है कि आने वाले 7 साढ़े 7 सालों में, यानी कि 2027 तक
जितने भी आपने हुआवे के 5G गेयर्स लिए हैं ये सारे धीरे धीरे करके आपको बंद कर देने हैं। सारे जो भी ये गेयर्स आपने लिए, गेयर्स यानी कि इक्विपमेंट जो भी खरीदे हैं, तो ये सारे के सारे इक्विपमेंट आप रिप्लेस कर देंगे। जो मैंने यहाँ पर बताया कानून, तो ये बेसिकली कानून किस प्रकार से काम करेगा, ये एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन है। आपने इस स्टोरी को तो सुना ही होगा, ग्रीक और ट्रोजन के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो फिर दरवाजे बंद थे, तो फाइनली ग्रीक जो हैं वो इस हॉर्स में बैठ गए और फिर ये हॉर्स जो हैं वो उसमें मीन्स उनको लगा कि ये गिफ्ट हैं, उनको एंट्री दी और फिर रात में सोल्जर्स इस घोड़े से बाहर निकलते हैं और फिर पूरे इस देश को हरा देते हैं। इन द सेम वे अगर आप चाइनीज़ कंपनीज जो हैं इस प्रकार के लॉ में बंधी हुई हैं और जिस प्रकार का चाइना का बिहेवियर है, चाइना बार बार साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करता आया है बहुत सारे देशों के ऊपर। अगर आप थोड़ी पुरानी खबरें पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूएसए की बहुत सारी कंपनीज के ऊपर चाइना ने ऐसे वॉरफेयर किए हैं। फिर चाइना के ऐसे ये वॉरियर्स भी हैं जिसको कहते हैं ये डिप्लोमेटिक वॉरियर्स टाइप, ऑनलाइन कैंपेन चलाते हैं, अटैक्स करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना के जो हैकर्स हैं तो उन्होंने अटैक किया है। हमारी भी कई सारी कंपनीज के ऊपर अटैक जो हैं वो करते आए हैं वो। तो ये एक प्रकार से उनका काम करने का एक तरीका ही है। वो क्या है कि पहले सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं, आपकी कंपनीज के ऊपर अटैक किया जाएगा, फिर दूसरी तरफ से उनकी ही दूसरी कंपनी जो है वो आपके पास आकर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी ना। तो बिजनेस करने के लिए कि किसी एरिया में आप सेफ्टी बिगाड़ दो, उसके बाद आप वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास बेचने की कोशिश करेंगे, तो इसी प्रकार का एक बिजनेस जो है वो कर रहा है। China can disrupt and threaten if a nation's यहाँ पर apostrophe s होना चाहिए, if a nation's 5G is based on Huawei। अगर किसी, जो मैंने ब्रिटेन का एग्जांपल दिया, तो आप सोचिए कि अगर भारत में इस प्रकार की सिचुएशन और LSE के ऊपर इश्यू हुआ है तो चाइना पूरा 5G नेटवर्क बंद कर देगा, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा बैंक का। शेयर मार्केट के बारे में आप सोचिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जिसको मेंटेन करने के लिए डिजिटल सेटअप चाहिए, तो वो भी फिलहाल चाइनीज़ कंपनीज के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो कितने सारे इश्यूज जो हैं वो फ्यूचर में क्रिएट हो सकते हैं। फिर इंटरनेशनल लॉज के बारे में आप जानते हैं कि चाइना ने इसका उल्लंघन किया है। फॉर एग्जांपल UNCLOS UNCLOS की बात करें, रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये पूरा पिरामिड समझाया था, BRI और BRI के ऊपर वो कैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और इवेंचुअली उनका टारगेट है 2035 चाइनीज स्टैंडर्ड्स। तो ये 5G जो हैं ये उसकी एक स्टार्टिंग सीरीज़ है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो 2035 तक और फिर आने वाले 100 सालों तक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में दुनिया को डोमिनेट करेंगे। तो जो USA ने किया, जो UK ने किया, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, यही चीज़ जो है वो भारत को भी करनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ट्रबल इन चाबहार। डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप पहली बार इस एनालिसिस को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कल यानी कि 15 जुलाई का जो एनालिसिस है उसको देख लीजिए। कल मैंने विस्तार से इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, तो आज उन्हीं सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आज आपका पहला दिन है तो बस कल का ही वो लेक्चर है वो तो देख लीजिएगा। रेगुलर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इंडिया ईरान के लिए, इंडिया ईरान अफ़गानिस्तान के लिए और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर हैं इसके लिए भी ये चाबहार पोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। धीरे धीरे करके पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि USA और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो गए थे। कल मैंने आपको बताया था कि 1979 में जब एक ईरानियन क्रांति हुई, ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तब से लेकर आज तक ईरान और USA के रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हैं। तो काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए, बार बार अलग अलग सरकारें आई और फाइनली बाराक ओबामा के टाइम पर एक JCPOA, जिसको आम भाषा में ईरान न्यूक्लियर या फिर ईरानियन न्यूक्लियर डील कहा जाता है, तो इस ईरानियन न्यूक्लियर डील के ऊपर सिग्नेचर हुए और फिर लगा कि अब ईरान जो है वो धीरे धीरे करके USA का दोस्त बनता जाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर मिस्टर ट्रंप आए और फिर से उन्होंने इस पूरे JCPOA को रिजेक्ट कर दिया और तब से फिर से ट्रबल्स जो हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, प्रॉब्लम्स की शुरुआत यहाँ पर फिर से हो चुकी है।
अब इंडिया के रिलेशनशिप यूएसए के साथ इंक्रीज होते गए, चाइना के साथ बिगड़ते गए, और हमने हमारे रिलेशन जो हैं वो ईरान के साथ भी बिगाड़ दिए। एक अफसोस की बात यह है कि भारत की जो कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसका मतलब ये है कि सामरिक स्वतंत्रता, भारत की सामरिक स्वतंत्रता जो है वो मुझे लगता है कि हमने यूएसए के प्रेशर में आकर इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया, जोर नहीं दिया। ईरान से हमें एक बहुत ही अच्छी डील मिलती थी ऑयल की, ये डील भी बिगाड़ दी हमने और ईरान का भरोसा भी हमने तोड़ दिया। अब ईरान की सरकार ने यह तय किया है कि चाबहार पोर्ट से जाहिदान नाम की जो जगह है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एरिया में, तो इसको कनेक्ट करने वाला जो एक रेलवे लाइन है, तो अब इसको ईरान ही खुद डेवलप करेगा। इनफैक्ट भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सलाह लेने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने यह बताया कि 4 साल हो चुके हैं लेकिन भारत ने इस पर्टिकुलर रेलवे बिल्डअप की कोई शुरुआत ही नहीं की। दूसरी तरफ सिर्फ यही रीजंस नहीं हैं, कल ये रीजंस हमने डिस्कस नहीं किए थे, आज कुछ फैक्ट्स आपके लिए हैं। चाइना ने $400 बिलियन, यहाँ पर मिलियन नहीं है, $400 बिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, आने वाले 25 सालों तक ये चलेगा। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पोर्ट्स, रेलवेज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना और ईरान मिलकर काम करेंगे। सिक्योरिटी शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया है, तो मिलिट्री कोऑपरेशन भी इन दोनों देशों के बीच में इंक्रीज होगा। चाइना क्या करेगा, अपना जो भी सामान है, ईरान को सामान की आवश्यकता है, तो ये सारा सामान जो है वो ईरान को बेचेगा और ईरान से बहुत ही हम कहते हैं कि रीजनेबल रेट पर चीप ईरानियन ऑयल जो है वो चाइना यूज़ करेगा। आने वाले 25 सालों के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो चाइना को ऑयल का मिल चुका है, फ्यूल का सोर्स मिल गया है। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप जानते हैं कि पूरा ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में से पास होकर ग्वादर तक पहुंचता है। यहाँ पर तो वो एक ड्यूअल पर्पस, यानी कि आर्मी के लिए, वहाँ की जो नेवी है, चाइना की नेवी, और जो ट्रेड है, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ऑयल, ट्रेड, नेवी। और अब शायद ये भी हो सकता है, खबरें ये भी आ रही हैं, अब इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हमेशा के लिए भारत को यहाँ से निकाला जा सकता है, कि चाबार पोर्ट जो है वो पूरा का पूरा पोर्ट जो है वो ईरान चाइना को दे सकता है। तो हमने आज तक जो भी सपने, जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया, जितनी भी मेहनत की, तो इसके ऊपर पानी फिर सकता है। और चाइना के पास पैसे हैं। ये बताया जाता है कि इस साल वियतनाम और चाइना ऐसे कुछ गिने चुने देश हैं, ये कोविड-19 के टाइम पर वो पॉजिटिव साइड में रहेंगे। पॉजिटिव साइड यानी कि उनका ग्रोथ जो है वो माइनस में नहीं होगा, भारत का ग्रोथ जो है वो माइनस में होने वाला है। तो उनके पास पैसे हैं, तो इन पैसों से वो ऐसे देशों को, जो देश यूएसए से या फिर दूसरे ऐसे देशों से काफ़ी परेशान है, तो उनकी मदद डेफिनेटली चाइना करके एक नए नए दोस्त जो हैं वो बनाएगा। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में भी बैंक्स क्रिएट कर रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों को पैसे प्रोवाइड करता है चाइना। तो यू कैन सी हियर कि उनकी ताकत जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर ऐसे ही टॉपिक को कंटिन्यू अगर करें तो चाइना का जिस प्रकार से एक एग्रेसिव बिहेवियर है, इससे पूरे एशिया में एक नया हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने कई बार आपको साउथ चाइना सी के बारे में बताया है कि साउथ चाइना सी, ये जो पूरा रेड पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया जो है वो चाइना ये बताता है कि ये पूरा 9 डैश लाइन है, और ये पूरा एरिया जो है इसको 9 डैश लाइन कहा जाता है। चाइना ने यहाँ पर ऐसी 9 लाइन्स जो हैं वो बनाई हैं इस प्रकार से, राइट। तो ये लाइंस का जो भी एरिया है, चाइना बताता है कि ये हमारा है, और दूसरे एरियाज़ की जो टेरिटरी है, तो ये सारी टेरिटरीज़ का उल्लंघन यहाँ पर क्लियरली हो रहा है। ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक 2016 में अपना एक 12 जुलाई 2016 को उन्होंने अपना एक जजमेंट दिया था कि चाइना का यहाँ पर क्लेम जो है वो नल एंड वॉइड है, यहाँ पर चाइना का कोई भी क्लेम एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन चाइना ने इस वर्डिक्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो क्लियरली चाइना ने कई बार इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाई है। ओके, अब भारत के साथ किस प्रकार का एग्रेशन चल रहा है हम सब जानते हैं। वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ साउथ चाइना सी में
डिस्ट्रप्शंस क्रिएट किया है। अगेन कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे साउथ चाइना सी में वियतनाम की फ़िशिंग बोट्स जो हैं तो उनको डुबा देती हैं वहाँ की चाइना की नेवी, फिर उनकी बोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं इन सारे देशों के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने यह डिमांड की कि चाइना के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने चाइना का नाम नहीं लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यह बताया कि ये जो कोविड-19 है उसके ऊपर एक थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। तो फिर चाइना ने ये धमकी दे दी उनको कि हम आपसे वाइन नहीं खरीदेंगे, हम आपसे बीफ नहीं खरीदेंगे, हम आपसे बार्ली नहीं खरीदेंगे और हम हमारे चाइनीज स्टूडेंट्स को आपके वहाँ पर पढ़ाई के लिए नहीं भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया को इकोनॉमिकली एक प्रकार से धमकी देने की कोशिश की। इंडियन, जापानीज़, मलेशियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सारी अलग अलग सरकारों ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं कि उनका जो उनकी एक निर्भरता है चाइना के ऊपर, तो ये धीरे धीरे कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट को दूसरी जगह पर रखा जाए, मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना के द्वारा की जाती है तो उसको शिफ्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी जो है तो वो भी खुद डेवलप करें या फिर मिलकर डेवलप करें। कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उनके बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में दोनों ने न्यू मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत की कि हमारा अंडमान निकोबार और उनका जो कुक आइलैंड है उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे मिलिट्री के लिए। इंडिया जापान भी इसी प्रकार के कुछ एग्रीमेंट्स आने वाले समय में कर सकता है। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग को एक्टिवेट कर दिया है। फिर और एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के इंक्लूजन से या फिर ऑस्ट्रेलिया को इसमें एक ऑस्ट्रेलिया इसमें ऑन बोर्ड आ जाए, तो इसको लेकर पहले भारत थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव था, लेकिन अब भारत इसके लिए राज़ी हो चुका है। दूसरा एक बदलाव जो हमें यहाँ पर एशिया में देखने को मिल रहा है वो ये है कि आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में उन्होंने साउथ चाइना सी को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। दिस इंडिकेट्स कि चाइना के खिलाफ बहुत सारी ताकतें जो हैं वो मिलने लगी है। इसको कहते हैं मिल्क टी अलायंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मिल्क टी अलायंस का मतलब क्या है? मिल्क टी अलायंस का मतलब ये है कि ये सारे देश, इंडिया, फिर ये सारे कंट्रीज़, जापान, चाइना, ये सारे देशों में चाय पी जाती है, राइट, टी। अब ये बताया जाता है कि चाइना एक ऐसा देश है जो दूध वाली चाय नहीं पीता है। बाकी के जो देश हैं उसमें दूध वाली चाय, अलग अलग प्रकार का दूध, अलग अलग एनिमल्स का दूध का इस्तेमाल होता है, लेकिन ओवरऑल जनरली स्पीकिंग दूध वाली चाय जो है ये सारे देश पीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना का एग्रेशन यहाँ पर जो बढ़ रहा है, तो ऐसे देश जो चाइना से परेशान है, तो ये सारे देश मिलकर एक आवाज़ में चाइना के खिलाफ एक प्रकार का एक ग्रुप या फिर एक टीम तैयार कर रहे हैं। तो इसका नाम है मिल्क टी अलायंस। आई होप आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। हो सकता है कि आपको पूछा जाए व्हाट इज़ मिल्क टी अलायंस। अभी हाल ही में मिल्क टी अलायंस न्यूज़ में था, तो इसका मतलब क्या है बताइए, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। If crises and wars tend to be the crucibles in which new orders and institutions are forged, the COVID-19 crisis is likely to be no exception. कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे युद्ध के बाद, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ के बाद बहुत सारे नए नए ग्रुप्स का जन्म हुआ है, और कोविड-19 क्राइसिस के बाद भी ऐसे ग्रुप्स का जन्म होगा, जैसे कि मिल्क टी अलायंस। अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका जो है अपनी लीडरशिप के बारे में सोचे। मिस्टर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका ने काफ़ी सारी चीज़ों को ये बताया कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले, आप अपनी सिक्योरिटी को खुद देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका आपकी रक्षा करे तो आप हमें पैसा दीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे करके चाइना जो है वो वे सारे रोल प्ले करने लगा है। जहाँ से यूएसए जा रहा है वहाँ पर चाइना पहुँच गया है, तो यूएसए को भी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ यही सोचेंगे कि ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट इज़ नथिंग। अगर आप एक देश के साथ व्यापार कर रहे हैं और ट्रेड डेफिसिट है, और दूसरे 100 देशों के साथ आपका ट्रेड सरप्लस है, तो ओवरऑल आप ट्रेड सरप्लस में ही होंगे। तो वो एक देश को लेकर फिर इसके बारे में सोचना, दैट इज़ नॉट राइट, इज़न्ट इट? तो नए मीन्स यूएसए को ये चीज़ प्रूव करनी होगी। बहुत सारे देशों का भरोसा जो है मीन्स वो थोड़ा बहुत शेक हो चुका है, और अच्छी बात है कि अब ये खुद अपने ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कॉमन अगर चाइना है, कॉमन दुश्मन या फिर कॉमन मैटर ऑफ कंसर्न चाइना है, तो क्यों ना ये सारे देश मिलकर यूएसए एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है, और बाकी के सारे देश का सपोर्ट अगर मिलेगा तो डेफिनेटली चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यूएसए को अपनी थोड़ी जो एक फोर्स करने की आदत है, जैसे कि वुहान वायरस आप यूज़ कीजिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर छोड़ देनी चाहिए। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यूएसए को भी करना पड़ेगा। फिर डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडिया शुड बिलीव इन द यूरोपियन यूनियन।
कल भी मैंने आपको कुछ इसके साथ जुड़े हुए पॉइंट्स बताए थे, आज कुछ नए पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करेंगे। कल हमारी जो डिस्कशन थी वो कर्टेन रेजर के तौर पर थी, यानी कि मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब मीटिंग हो चुकी हैं, दोनों के बीच में, ईयू और इंडिया के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। दोनों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वतंत्रता चाहते हैं। दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइज ऑफ चाइना, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, फिर जो वैल्यू चेन है उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, जो सप्लाई चेन है उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर दोनों पार्टीज़, ईयू और इंडिया जो हैं वो चिंतित हैं, और एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की पार्टनरशिप से ये सारे एरियाज़ में दोनों मिलकर काफ़ी सारा बदलाव या फिर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं। प्योर फिगर्स की बात करें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर हैं यूरोपियन यूनियन। 2018 में 67.7 बिलियन यूरोज भारत की जो टोटल एफडीआईज है उसका 22% सिर्फ ईयू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन 2018 में, उसी साल में, जापान में, चाइना में उन्होंने 175.3 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट किए। तो इसका मतलब यह है कि भारत और ईयू के बीच में अभी इम्प्रूवमेंट का रूम जो है वो अवेलेबल है, और बड़ा रूम अवेलेबल है। बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं, और भारत डेफिनेटली ईयू का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। इसके लिए भारत को कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने को, मजबूत का मतलब ये है और ज़्यादा लेटेस्ट और अपडेट करने पड़ेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में मैंने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट थिंग, बट एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RCEP तो हमने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा हमारे लिए है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, एज यू नो राइट, लार्जेस्ट इकोनॉमिकल ब्लॉक है। और अगर अगेन आज आपका पहला दिन है डियर फ्रेंड्स, तो कल नहीं लेकिन 2 दिन पहले के जो सैटरडे से लेकर आज तक के जो लेक्चर्स हैं उसको क्विकली देख लीजिए, आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ए न्यू स्टडी फ्रॉम यूरोपियन पार्लियामेंट ये बताती है कि ईयू और इंडिया का ट्रेड जो है वो 8 बिलियन या फिर 8.5 बिलियन तक पहुंच सकता है, और यूरोप की एक डील है, ग्रीन डील। तो ये ईयू क्या करना चाहता है कि 2050 तक पूरे इस कॉन्टिनेंट को कार्बन एमिशन न्यूट्रल बनाना चाहता है। भारत भी यही चाहता है, तो भारत इसमें मिलकर बहुत सारी चीज़ें उससे सीख सकता है, टेक्नोलॉजी शेयर की जा सकती हैं। इंडो पैसिफिक को हम फ्री रखना चाहते हैं, चाइना का दबदबा ना हो, तो इसके लिए हमें यूरोपियन यूनियन जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज जो हैं उनकी पार्टनरशिप करनी चाहिए। यूरोप जो है वो एक बहुत ही प्रॉस्परस, या फिर आप कह सकते हैं कि पैसे वाला कॉन्टिनेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यूरोप जो है वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए फेमस है, और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में ईयू जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रतीक है। ईयू जो है वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और वैल्यू का प्रतीक है। पैसे तो हैं ही उनके पास, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी ये इमेज है। न्यूज़ आइटम्स कुछ यहाँ पर मैंने ऐड की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और ईयू के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ एक डिस्कशन हुई, तो बताया कि ईयू और इंडिया एक नेचुरल पार्टनर्स हैं। प्राइम मिनिस्टर के शब्द यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं डियर फ्रेंड्स। उन्होंने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में बात की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, यूनिवर्सल वैल्यूज़, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। ये सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए, ये सारे टॉपिक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कवर किए हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को अपग्रेड करना, आज के ज़माने के हिसाब से उनके अंदर बदलाव आए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के बारे में बताया। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ऑफकोर्स आप न्यूज़ आइटम्स को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल हैं ये इंडियन एक्सप्रेस में से हैं, ये मनीष सिसोदिया साहब ने लिखा है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बताई है कि गवर्नमेंट की जो मेन ड्यूटी है, ख़ास करके कोई कुदरती ये आपदा है, नेचुरल डिज़ास्टर है, तो इस टाइम पर गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, कोर ड्यूटी है कि वो जो एक नेचुरल डिज़ास्टर है उसकी इम्पैक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करें, मिटिगेट करने की कोशिश करें, उसको कम से कम इसकी इम्पैक्ट कम से कम हो, इसके ऊपर सरकार की कोशिश होनी चाहिए।
यूजीसी ने सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, लेकिन एजुकेशन की बात करें तो यूजीसी ने ये बताया कि एक ऑनलाइन एग्ज़ाम क्रिएट की जाएगी। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बताया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए क्या हर एक स्टूडेंट के पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो हमारे देश में एक डिजिटल डिवाइड है। तो फिर यूएसए ने बताया कि ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। अब देखिए कि यूजीसी ने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम जो हैं उसको एनफोर्स किया है, लेकिन सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स हैं, दूसरे सेमेस्टर्स की एग्ज़ाम, उसको कैंसिल कर दिया है। सेमेस्टर का मतलब क्या है? सेमेस्टर का मतलब यह है कि हर एक सेमेस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है और हर एक सेमेस्टर इक्वल या फिर इम्पोर्टेंट है। अब एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट की जाती हैं या फिर क्यों कंडक्ट की जाती है? आपने पूरी साल पढ़ाई की और फिर आपको देखा जाता है, नापा जाता है कि आपने क्या पढ़ाई की, आप कितना समझे हैं। लेकिन अगर टीचिंग प्रोसेस ही बंद है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एग्ज़ाम लेकर क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स भी उठाने चाहिए। क्या हम इंटरनल असेसमेंट नहीं कर सकते? इंटरनल असेसमेंट का मतलब ये है, दुनिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, हमारी आईआईएम और आईआईटीज़ को देखें तो उन्होंने भी इंटरनल असेसमेंट्स का ही सहारा लिया है। इंटरनल असेसमेंट में ये है कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट का पूरे साल का परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं और उस हिसाब से उसको पास या फेल या फिर मार्क्स दिए जाते हैं। तो यही बेस्ट तरीका है। ऐसी सिचुएशन में आप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं? एक लंबे टाइम से एग्ज़ाम, ये सेंटरशिप बंद है और डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में, तो हर एक बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन नहीं दे पाएगा और अलग अलग जगहों पर जाने भी उनको शायद ना दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है वो कंटेनमेंट जोन में है, बहुत सारी जगहों पर, पुणे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर लॉकडाउन फिर से लगा दिया है, तो वहाँ के बच्चे जो हैं अगर उनके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? इसनट कंप्यूटर नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? सेंटर इज टेकिंग यूनिलैटरल डिसीजन। खुद सेंट्रल गवर्नमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री जो है यूजीसी के साथ मिलकर टॉप लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन बॉटम लेवल की सिचुएशन क्या है उनको पता नहीं है। फिर बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर पुलिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में। पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर पुलिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ नीडेड। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आपको पता है ये व्यक्ति के बारे में, राइट? फिर ये हैं विकास दुबे और ये फादर सन ड्यू हैं। तो ये तीन ऐसे पुलिस के साथ जुड़े हुए इंसिडेंट्स काफ़ी फेमस हुए। इसमें यहाँ पर ये व्यक्ति निर्दोष था और ये दोनों जो बाप बेटे हैं वो भी निर्दोष थे। इनका कोई ये कोई आतंकवादी नहीं थे कि उनकी हत्या की गई। ये एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था विकास दुबे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनकाउंटर का सहारा लिया जाए। और अगर रियल एनकाउंटर है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिस प्रकार से पूरी स्टोरी सामने आई है, इट लुक्स वेरी फनी, राइट? एक बॉलीवुड में भी इतनी बकवास स्टोरी हमें देखने को ना मिले, ऐसी स्टोरी पुलिस ने बनाई है। ओके, एनीवे, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, आपको ये समझनी है कि हमारे देश में हम कई बार देखते हैं कि रोड के ऊपर पुलिस के लोग जो हैं वो चाटा मार लेते हैं किसी को, या फिर जो कहते हैं सिटअप्स कराते हैं कि आप जो उठ बैठ कीजिए। अब आईपीएस की ट्रेनिंग जो है, इलीट जो फोर्स के जो लीडर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। और जो स्टेट लेवल के जो हैं, जैसे कि कांस्टेबल्स हैं या फिर एसआई हैं या फिर एएसआई हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, या फिर पुलिस सब इंस्पेक्टर, तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो लोकल स्टेट पुलिस एकेडमीज़ में होती है। दोनों की ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क। एंट्री लेवल भी हमारे यहाँ पर कैसा है, देखिए, कांस्टेबल, या आप कांस्टेबल डायरेक्ट कांस्टेबल के तौर पर ऐड हो सकते हैं, या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कई जगहों पर, पुलिस सब इंस्पेक्टर कई जगहों पर, ये तीनों चीज़ें, और उसके साथ पुलिस इंस्पेक्टर के लेवल पर ऐड हो सकते हैं, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फिर आईपीएस। ये इतने एंट्री लेवल हैं हमारे देश में। बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं, अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर ली तो आप डायरेक्टली आईपीएस बन जाएंगे। एक कांस्टेबल अपनी पूरा जीवन इस सर्विस में लगा दे तो वो या तो पीएसआई या मैक्सिमम पीआई तक पहुंचेगा। बहुत ही रेयर ऐसे होते हैं जो कांस्टेबल से डीवाईएसपी बनते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये सिस्टम है। एक्सपीरियंस, आपका अनुभव जो है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपने कितनी पढ़ाई की और डायरेक्ट आपका एंट्री लेवल कितना है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ते जाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया, लेट्स से आप कुछ भी नहीं करते, राइट, तो भी ऑटोमेटिक आपका जो टाइम टू टाइम प्रमोशन है वो होता रहेगा।
ग्रेजुएशन चाहिए आईपीएस बनने के लिए, लेकिन जो लेट्स से कांस्टेबल बनने के लिए सिर्फ फिजिकल एजिलिटी चाहिए। आईपीएस ऑफिसर्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ह्यूमन राइट्स जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ कांस्टेबल की ट्रेनिंग में है ही नहीं। तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा? उनका बिहेवियर, उनका जो भी एक बर्ताव है। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक कांस्टेबल इस प्रकार के बिहेवियर करते हैं, लेकिन आपने देखा, हम सब जानते हैं कि, और ऐसा नहीं है कि उनका बिहेवियर ख़राब है, उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, राइट। एवरी डे 10 से लेकर 16 आवर्स की उनकी ड्यूटी होती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। 7 डेज ए वीक वो काम करते हैं। रहने की फैसिलिटी नहीं है। सैलरी कोई कई जगहों पर 5,000 7,000 ऐसी सैलरी होती है। इसमें कैसे कोई व्यक्ति सर्वाइव कर पाए? आप सोचें, कैसे अपना परिवार कोई चला पाएगा 7,000 रुपीज़ में? और काम कितना करना है आपको? इतना। इन सर्विस ट्रेनिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1970 से खोला गया है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को लेकर ऐसा कोई ख़ास, इनफैक्ट छोड़िए सिटीजन्स को, पुलिस के राइट्स के बारे में भी ऐसा कोई ख़ास काम इसने नहीं किया। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट को अगर आप पढ़े 2019 का, तो ये रिपोर्ट बताता है कि 70 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं हमारे 20 स्टेट्स में जिनके पास वायरलेस फैसिलिटीज़ नहीं है। 240 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास टेलीफोन नहीं है। 40% जितने पुलिस स्टेशंस में फोरेंसिक की टेक्नोलॉजी या इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशनल इश्यू जो हैं, ये ब्रिटिश टाइम के हैं, आउटडेटेड हैं। ये सारे आउटडेटेड इश्यूज़ को हटाकर हमें एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पुलिस एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए अपग्रेड करना चाहिए। किसी भी लेवल का ऑफिसर क्यों ना हो, राइट, ऑन जॉब ट्रेनिंग धीरे धीरे करके सॉफ्ट स्किल ऐड करनी चाहिए हमें। आज वक्त हमें पुलिस का नहीं, एक फ्रेंड की आवश्यकता है, राइट। जो एडमिनिस्ट्रेशन हम कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की आज के ज़माने में आवश्यकता नहीं है। पुलिस फोर्स की आवश्यकता नहीं है, पुलिस सर्विसेज की आवश्यकता है। हमें एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं चाहिए, हमें मैनेजर्स चाहिए, तो पूरा अब ज़माना बदल चुका है, लेकिन काम करने का तरीका आज भी ऐसा का वैसा ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ चाइनीज़ टेक कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के दिन पर कल लोगों को एड्रेस किया। लेटेस्ट कोविड-19 का जो रिकवरी का आंकड़ा है, ये 63.24% तक पहुंच गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने ये बताया है कि ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारी ऐसी जो इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हैं वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। और दुखद बात है कि आसाम में 36 लाख जितने लोग जो हैं वो ये बाढ़ से प्रभावित हुए हैं 26 डिस्ट्रिक्ट्स के। तो उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, राइट। Google picking up a 7.7% stake in Jio platforms. Google 33,737 करोड़ रुपीज़ जियो में इन्वेस्ट करेगा। स्मार्टफोन्स जो हैं वो एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स बनाए जाएंगे। और 5G सॉल्यूशन अनाउंस किया है रिलायंस ने। और वीज़ा जो यूएसए ने जो वीज़ा का भी रूल हटा दिया था, तो उसको फिर से मीन्स एक नया रूल जो लेकर आया था, तो इसको वापस खींच लिया है यूएसए ने। तो इससे भारत के स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत होगी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।